हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री की पाठशाला। चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स हम स्टार्ट कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जाके जरूर देखना। सेकंड वीडियो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी हम फॉर्मूलेज आगे यूज करेंगे, चाहे हम फर्स्ट ऑर्डर में बात करेंगे, जीरो ऑर्डर की बात करेंगे, वहां पर उस वीडियो के कॉन्सेप्ट जरूर यूज होने जा रहे हैं। फाइन। तो हमने इस वीडियो में क्या बात किया था कि जो हमारा रिएक्शन का रेट होता है वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, चेंज इन टाइम। अब रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो जिस रेट से रिएक्टेंट खत्म हो रहा है उसी रेट से हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, वो इंक्रीज होती जा रही है। इतना सा हम लोगों ने पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से निकालेंगे। फिर मैं बाद में बार बार बोल रहा हूं आपको ये चीज कि जिस रेट से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है उसी रेट से हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, और उनके स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डिपेंड करते हैं। कैसे? अगर मैं बात करता हूं रेट ऑफ रिएक्शन तो कैसे लिखेंगे, माइनस डी ए बाय में डी टी। ये माइनस क्यों आया है? रिएक्टेंट डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कहां चले जाएंगे, इसके डिवाइड में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? डिवाइड में। इज इक्वल टू, नाउ सिमिलरली, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी डिवाइडेड बाय में टाइम, डिवाइडेड बाय द चेंज ऑफ टाइम इज इक्वल टू 1 बाय बी इज इक्वल टू प्लस करेंगे। प्लस क्यों आया? क्योंकि प्रोडक्ट स्टार्ट हो चुका है। ये दोनों हमारे क्या थे? ये रिएक्टेंट थे और ये प्रोडक्ट है। तो वी विल राइट इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और 1 बाय सी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हमारे उसके पावर में आ चुके हैं, डिवाइड में आ चुके हैं, प्लस 1 बाय में डी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इन बातों को मत भूलना कि जो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है वो डिवाइड में आ चुके हैं। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के रेट को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहे तो कैसे समझेंगे। बहुत सारी मैंने 2-3 रिएक्शंस लिए आप लोगों के लिए, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने करा क्या है। हमारे पास एक रिएक्शन है, 2HI मॉलिक्यूल्स जब डिसोशिएट होते हैं विल गिव यू द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड द आयोडीन मॉलिक्यूल, आयोडाइड। तो अगर हमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1 बाय 2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाय में चेंज इन टाइम। देखा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे डिवाइड में आ गए यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 बाय, अच्छा यहाँ पर तो कोई हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ही नहीं, सो सिंपली वी राइट प्लस DH2 डिवाइडेड बाय में DT इज इक्वल टू प्लस DI2 डिवाइडेड बाय में DT। इजी। इस रिएक्शन का लिखेंगे ROR। मैं कर रहा हूं इसलिए इसको बिना देखे आप मेरे साथ साथ करते रहिए, बाद में आप चेक भी कर सकते हैं। माइनस डी N2 बाय में DT इज इक्वल टू माइनस DH2 बाय DT, और जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1/3 इज इक्वल टू प्लस इंक्रीज और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय में DT और 1/2। दैट्स हाउ वी विल राइट रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का रेट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई? अब मैं आपको कोई भी टीचर, कोई भी एग्जामिनर, कोई भी एग्जाम में आपको अगर रिएक्शन लिखी आती तो आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपके असेसमेंट रीजन के अंदर या फिर एमसीक्यू बेस के अंदर इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। एंड अगेन चैप्टर जो है वो जो पेपर जो है आपका 30% आपका, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं 30% आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है। जेई की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, वहां तो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट आपके बुक से लाइन उठाई गई होती है, और वो बच्चा वही कर पाता है जो लाइन टू लाइन बुक को पढ़ता है। ठीक है, तो आप प्लीज, आप जब भी सेल्फ स्टडी करेंगे बुक की लाइन थोरोली एक एक करके पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को लैंग्वेज भी समझ में आने लगे, कैसे आंसर्स लिखने हैं, आपको समझ में आने लगेगा कि उसकी एक्चुअल मतलब क्या है, एक्चुअल लिखा क्या गया है, और कहीं से भी अगर क्वेश्चन आते तो आप उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करेंगे ही करेंगे, गलत नहीं करके आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखो मेरे को एक बात बताओ, मान लीजिए आपने और आपके फ्रेंड ने एक रिएक्शन चलाई। अब आपके फ्रेंड ने किसी और कंडीशन में उस रिएक्शन को चलाया, मान लीजिए उन्होंने चलाया 70 डिग्री सेल्सियस पे, आपने वही चलाया 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का सेम होगा? नहीं।
जिसका टेम्परेचर ज्यादा था उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा क्या है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाने वाला है। सेकेंड एग्जांपल ले लो कि आपने क्या करा, आपने ज्यादा कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया, मैंने थोड़ा लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया। तो जो आपने हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया, ज्यादा कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू माइन रिएक्शन। तो ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहली बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो हमें समझ में आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे कंसंट्रेशन, अगर हायर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हायर विल बी द मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल, और आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि रेट कांस्टेंट हमारा ऑलमोस्ट 10 टाइम डबल हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी वैसे होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, आप सिंपल, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल है, आपके पीछे कुत्ते दौड़ जाए, 2-3 कुत्ते दौड़ जाए, ऐसे आपका क्या होगा, आपको टेम्परेचर मतलब आप ये मान लीजिए डॉग, वहां पे अगर कुत्ते मैंने एग्जांपल दिया टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर मैंने जैसे बढ़ा दिया तो आपके स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो बस फिर इसी तरीके से एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है, भैया मैं आपको गर्म तवे पे बैठा दूं, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं, इस कैटलिस्ट को मैंने सिंपल सा नाम दिया हुआ है आग में घी डालने वाला का। एक बंदा जरूर ऐसा होता है जो लड़ाई में आग में घी डाल के चला जाता है, क्या वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, नहीं करता। क्या वो खुद लड़ता है, नहीं लड़ता है। जैसे लड़ाई होती है वो अपने साइड में निकल जाता है वहां से। कैटलिस्ट का काम भी यही होता है कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है, बट डज नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, और कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। जैसे हमारा क्या है, ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट ने सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाया, रिएक्शन फास्ट हुई, प्रोडक्ट निकला, कैटलिस्ट बात की बात वैसे निकल गया। सेकेंड चीज जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है। कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी डज नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम, चेंज नहीं करता, उसको जल्दी अटेन करवा देता है। फॉर एग्जांपल, अगर विदाउट यूजिंग कैटलिस्ट अगर इक्विलिब्रियम 10 मिनट में आ रहा है तो वो 5 मिनट में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इक्विलिब्रियम को ही चेंज कर दिया, ऐसे नहीं हो। सरफेस एरिया, आप याद रखो कि जितना ज्यादा मुझे सरफेस एरिया मिलेगा रिएक्शन को, मतलब क्या हुआ, स्पेस ज्यादा मिल गया। फॉर एग्जांपल भाई आप कोई गेम खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, जितना ज्यादा आप लोगों को सरफेस एरिया मिलेगा उतना ज्यादा आप अच्छे से खेल पाओगे, आपकी जो एफिशिएंसी होगी, रेट होगा वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे भी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स थे जो जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, निर्भर करता है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। आपको मैंने भी बताया इसमें ज्यादा मैंने लिखा नहीं था क्योंकि मैंने आपको थोरोली सब कुछ ये बता ही दिया। रेट लो, जब कभी आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय रेट, और पूछा जाता है कभी कभार व्हाट डू यू मीन बाय रेट लो, तो बच्चे सेम लिख कर आ जाते हैं उसका फॉर्मूला, या उसको एक रिएक्शन दी होती है और सेम लिख कर आ जाते हैं कि ये रेट लो में रेट ऑफ रिएक्शन लिख कर आ जाते हैं। डिफरेंस है, रेट लो अलग है और रेट ऑफ रिएक्शन अलग है। यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आई? चलिए रेट लो की डिफाइन समझने से पहले मैं आपको रेट लो लिखते कैसे वही बता देता हूं। एक रिएक्शन है ए प्लस गिव यू प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये पॉइंट यही की यही समझ में आ गया तो वो आगे गलती नहीं करोगे आप। क्या है, ए और बी अलग अलग रिएक्टेंट है। जब मैंने ए और बी को मिक्स करा और वो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ए और बी की कंसंट्रेशन खत्म हो रही है, प्रोडक्ट की बढ़ती जा रही है, तो ए भैया अलग है, बी अलग है। ए अलग तरीके से डिक्रीज होगा, बी अलग तरीके से डिक्रीज होगा। इसी को हमने बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है कि किस बिहेवियर, क्या बिहेवियर पैटर्न है, क्या तरीका है, किस तरीके से वो डिक्रीज हो रही है। आया समझ में? ए क्या है, ए कंसंट्रेशन अलग तरीके से डिक्रीज हो सकती है, बी अलग तरीके से डिक्रीज हो सकती है। ए बहुत जल्दी खत्म होता जा रहा है, बी क्या हो रहा है, बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट में खत्म हो रहा है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर। तो ऑर्डर का हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दी कि ऑर्डर क्या होता है। अब सुनो, रेट लो कहता है कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट और उनके ऊपर जो पावर होती है एक्स और वाई। एक्स और वाई ये बताती है कि वो किस ऑर्डर से चल रहे हैं, किस ऑर्डर से डिक्रीज हो रहे हैं। मैं लिखूंगा एक्स इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई क्या है,
order with respect to B। आपको ये समझ में आया है या नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड, या मान लीजिए मैं और आप एक मिलके एक काम कंप्लीट कर रहे हैं। हमें दिन में ये काम खत्म करना है, हमें असाइनमेंट करना है। तो उसी असाइनमेंट को करने की एफिशिएंसी आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी। तो जिस रेट से आप एफिशिएंसी कर रहे हो, जिस तरीके से, आपको मैंने अलग नाम दे दिया, मैं जिस एफिशिएंसी से काम कर रहा हूं, मेरा ऑर्डर अलग आ गया। तो दोनों का ऑर्डर क्या है? अलग अलग है। तो एक्स और वाई ये अलग अलग है, ये चीज समझ में आई। अब हम बात करते हैं इसकी डिफाइन पे। Rate of reaction in a balanced chemical equation is directly proportional to the concentration of reactant. Directly proportional to the concentration of reactant and raised to the some power. Some power से raised करते हैं। अब मैंने अलग से इस लाइन को क्यों लिखा, जो नेक्स्ट वाली लाइन है वो which may or may not be same the stoichiometric coefficient of the reactant। ये लाइन क्यों लिखी है कि इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं? क्योंकि कई बार कई टीचर जिनको नहीं पता होता या फिर वो भूल जाते हैं, बच्चे अगर अब सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि जो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा वही उसकी पावर में चले जाते हैं। क्योंकि इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा हुआ होता था उन्होंने कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गोस टू द पावर। तो वही थोड़ा बहुत ट्रिकी समझ लेते हैं यहाँ पे, वहां पे ऐसा नहीं है। ये एक्स और वाई की जो पावर होती है वो इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग चीज है इधर, और एक्स और वाई जो इनके पावर्स है वो अलग है। आपको ये समझ में आया रेट लो क्या है? चलिए रेट लो अब आगे हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। कोई भी अगर एक रिएक्शन है, हमने पढ़ा इसके, देखो अब यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ए और बी, हमने लिखा एक्स और वाई। तो मैंने अभी तक बताया था रेट इज इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए की कंसंट्रेशन एक्स, बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई। कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। कोई डाउट? रेट क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन। के क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट। अब देखो, अब इस बात को जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो और इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ऐसा यूनिट फिक्स होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करती है कौन सा ऑर्डर है। यूनिट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब जिस ऑर्डर की यूनिट होगी, हमारा रेट कांस्टेंट की यूनिट भी ऐसा यूनिट भी चेंज हो जाएगी। रिएक्शन जिस ऑर्डर की होगी, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, के जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी उसी तरीके से हमारी चेंज होती चली जाएगी। तो रेट लो समझ में आया आपको? कैसे रेट लो लिखते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं? वेरी गुड, चलिए डन। रेट लो लिखना समझ में आया। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। किसकी बात करते हैं? ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन के बारे में। अभी लास्ट जहां से हमने शुरुआत किया था, पहले उसी पे आते हैं हम लोग। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि जो रेट लो होता है, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। एक्स और वाई क्या थे? एक्स था ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, कि ए किस ऑर्डर से जा रहा है, वाई क्या था कि बी किस ऑर्डर से जा रहा है, ये था हमारा। लेकिन अब x और y को अगर मैं ऐड कर दूं, x प्लस y को अगर मैं ऐड कर दूं, और ये n आता है, n आता है ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे बोला हुआ है x प्लस y इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर के बारे में कुछ बताया हुआ है कि इट कैन हैव ए वैल्यू ऑफ जीरो, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू मतलब हाफ, 1/2, ठीक है, सॉरी 0, 1, 2 इंटीग्रल वैल्यूज आ गई, 4, 5, 1/2, 3/2, फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आ सकती है। क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है अभी? ऑर्डर का मतलब क्या था यहाँ पे? ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के ऊपर। जो भी रिएक्टेंट के हमारे पावर्स उनको ऐड कर दो तो पूरी ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर निकल कर आ जाएगा। थर्ड, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, नॉट अ थ्योरेटिकल वैल्यू, मतलब वी कैन नॉट कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रायर। हम सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के ये नहीं बता सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसका क्या होगा। उसके लिए हमें रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा, या जो जो रिएक्टेंट वहां पे यूज हो रहे हो मुझे वो पता चल जाए कि वो किस ऑर्डर से जा रहे हैं तो भी मैं बता। ठीक है, आपको समझ में आया है ये चीजें? एक एग्जांपल है यहाँ पे, बहुत इजी एग्जांपल है, आपका एनसीईआरटी एग्जांपल है। एक रिएक्शन है, ए टू गिव प्रोडक्ट दे रहा है, रिएक्शन ए प्लस बी मिलके क्या दे रहे हैं? एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। आपको रेट लो भी दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 1/2, बी की पावर 2। आपसे पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर पूछा हुआ, एक का नहीं। तो अभी देखना एन क्या पढ़ा अभी हमने? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एन की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 प्लस 2,
तो सोल्व कर देंगे 2 to the 4 5/2 ओवरऑल रिएक्शन क्या आ चुकी है आपकी 1/2 यही है ना भैया। हाँ, तो ये आपका जो है रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर आया है। कोई डाउट? कोई डाउट? बस इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते। चलिए कुछ एग्जांपल्स है आप लोगों के यहाँ पे सामने जो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन है, ये सिर्फ मतलब पता है हमें कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, वो समझा रही है, लेकिन बिना किसी देखे किसी रिएक्शन को ये बताना मुश्किल है कि जीरो या फर्स्ट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे कोई भी रिएक्शन अगर हीट लाइट की प्रेजेंस में होती है, एच न्यू की प्रेजेंस में होती है, तो आप आंख बंद करके बता सकते हो कि वो रिएक्शन किसके कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रही है, जीरो ऑर्डर फॉलो कर रही है। कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रही है? जीरो ऑर्डर फॉलो कर रही है। इन रिएक्शन में थोड़ी नजर मार लेते हैं। जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड का हाईली प्रेशर से डिकम्पोज करते हैं तो वो रिएक्शन हमारा जीरो ऑर्डर कहलाता है। अमोनिया का डिकम्पोज करते हैं तो वो हमारा जीरो ऑर्डर कहलाता है। आप बेसिकली देख लो हर जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन एच न्यू की प्रेजेंस में हो रही है। किसकी प्रेजेंस में? एच न्यू की। और अभी मैंने बताया एच न्यू की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन कौन सा ऑर्डर फॉलो करती है? जीरो ऑर्डर फॉलो करती है पाथ को। कौन सा करती है? जीरो ऑर्डर। ऐसे हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो ये हमारे सारी रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर की। अब जितने भी हमारे हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है, स्पीसीज होती है, हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन होता है, ये जितने भी हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, वो सारे के सारे कौन सा ऑर्डर को फॉलो करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो कभी कभार जेई में, नीट में या कोई भी आप एग्जामिनर क्या करता है, वो डायरेक्ट रिएक्शन का ऑर्डर ना बता के आपको एक हिंट दे देता है कि ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो उसके अंदर आपको खुद आइडिया लगाना पड़ता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, किसी भी रिएक्शन का बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? एग्जांपल्स देखे हम लोगों ने। रेट लो कैसे लिखते हैं? रेट लो किस पे डिपेंड करता है? रेट लो से हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा, उस पर एक न्यूमेरिकल करा, और जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी हम लोगों ने बात कराई है, हो चुका है हमारा। ओके, इन इस एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें बताता हूं मैं। देखो, एक रिएक्शन इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ द चेंज ऑफ इन कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस नो। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, देखो रिएक्टेंट गिव यू प्रोडक्ट, फाइन, या ऐसे लिख दीजिए ए गिव यू प्रोडक्ट, तो इसका रेट लो क्या होगा? K इज इक्वल टू ए की पावर n, और बोला हुआ है कौन सा है? जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर मतलब n की वैल्यू जीरो। आप जरा रखिए R इज इक्वल टू के, ए की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो तो 1, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप इनिशियल कंसंट्रेशन को कितना ही चेंज करे जाओ, तो जो जीरो ऑर्डर के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से कुछ लेना देना। तो इसका मतलब यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है, कौन से को? जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है, और आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करे जा रहे हो, आइदर डिक्रीज और इंक्रीज, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। अगला केस देखिए, अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसको अगर हम डबल कर रहे हैं कंसंट्रेशन, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, फाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सेकंड ऑर्डर में हम डबल करते हैं तो क्वाड्रेपल मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। कैसे? बहुत ही सिंपल एग्जांपल देके समझा रहा हूं मैं आपको। सेम मैं इसी को ले रहा हूं यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 1, क्योंकि मैं यहाँ पे N1 फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं। नाउ जो मैंने ए की कंसंट्रेशन है उसको डबल कर दिया, 2A कर दिया लेटेस्ट, तो अब मैं लिख सकता हूं नया रेट को, क्योंकि भाई अगर मैंने कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूं तो रेट भी तो चेंज हो गया ना, तो R डैश लिख रहा हूं K इज इक्वल टू 2A की पावर 1, तो आई कैन राइट R डैश इज इक्वल टू, अब देखो 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आऊं, 2K। अब ये आपका A की पावर 1 है, ये आपका पुराना रेट ऑफ रिएक्शन तो है, तो मैं लिख सकता हूं R डैश इज इक्वल टू 2R। क्या लिख सकता हूं? 2R। तो कितना हो गया? डबल रेट हो गया। क्या हो गया? डबल रेट। यही तो पढ़ा हम लोगों ने कि अगर फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट भी क्या हो जाएगा? डबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल आ जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब हम इसी को ही अपने एक न्यूमेरिकल में यूज कर, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम X टू Y। हमने क्या करा है? X टू Y एक रिएक्शन है, वहां पे हम लोग उसको X को Y में कन्वर्ट, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। कौन सा ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर। तो इसका रेट लो जब लिखेंगे R इज इक्वल टू के, X की पावर N, N यहाँ पे बोला हुआ है सेकेंड ऑर्डर, सो R इज इक्वल टू के, X की पावर
2। बात खत्म। अभी आगे देखो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू थ्राइस टाइम, 3 गुना अगर आपने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, एक्स बिकम्स 3x, तो आप कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू के 3x, x की जगह पे 3x लिख देंगे और स्क्वायर, और नया रेट लो है तो आप लिखेंगे r डैश के 3 3 जा 9, 9 को बाहर लेंगे, 9x का होल, तो r डैश 9 कांस्टेंट है, आई कैन राइट लाइक दिस, और ये आपके पूरे पुराने r की तो वैल्यू है यहाँ पर देख, तो आप लिख सकते हैं r डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो चुका है, इंक्रीज हो चुका। समझ में आया? ये क्वेश्चन करते हैं आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, और बहुत ही इजी, जब सब्जेक्टिव पूछे तो उसी के अंदर भी पूछे जा सकते। समझ में आया किस तरीके से हम लोग इस रिएक्शन को करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे अटेम्प्ट। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है, क्योंकि ये आप लोग सबसे ज्यादा गलत कर देते हो। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे? आप एक चीज याद करके चले जाते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर पर मिनट। नहीं भाई, अभी बताया जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो डिपेंड करती है कि कौन सा ऑर्डर पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो ये आया कैसे, आपको मैं ये समझाता हूं। आप लोगों ने पढ़ा कि जो रेट होता है वो k इज इक्वल टू a की पावर x और b की पावर y, यही पढ़ा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप लोग थोड़ा सा फिजिक्स में, आप लोगों ने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th में, जिसकी भी यूनिट निकालनी होती थी तो उसको एक जगह रखते हैं k, बाकी को हम नीचे लिया साइड में एक तरफ ले आते हैं, a की पावर x। कोई डाउट? सुनिए, अब रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। दोनों की कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर की पावर x, मोल पर लीटर की पावर y। दोनों के बेस सेम है। जब आपके बेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी पावर को ऐड करते हैं। तो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स मोल पर लीटर x प्लस वाई। और अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा x प्लस वाई होता है वो कुछ नहीं होता है, एनी तो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। होता कि नहीं होता है? वेरी गुड। तो हम लोग लिख सकते हैं k इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। अरे भैया बोर मत हो, पढ़ना है अभी तो चैप्टर शुरुआत हुआ है। ये ना बच्चों को है ना फनी वनी, जब तक कमेंट ना बोलो, कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक मजा नहीं आता इनको। थोड़ा पढ़ भी लो आप लोग यहाँ पे। k इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। इतनी सी बात समझ में आई। अब मैं रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने जा रहा हूं। अगर n की वैल्यू आ गई है 0, पहले मैं किसकी बात करता हूं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, तो n की वैल्यू को 0 रख देना है। मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स मोल पर लीटर की पावर 0। अब देखो, किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है, 0। वेरी गुड, यही गलत करके आ जाना आप लोग। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। क्या आती है? 1। सो मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स, और पावर क्या है, पूरी वैल्यू क्या हो गई है, ये तो 1 हो गई है। तो k की वैल्यू ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मोल पर लीटर। बहुत सिंपल। अब एक बात देखो, अगर आप मैं बोलूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आने से पूरी जो 1 इसकी वैल्यू से क्या आएगा, ये आया k इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर से कटा, k की वैल्यू आई सेकेंड इनवर्स। तो देखा पलक झपकते ही कैसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू, यूनिट जो है वो वैल्यू चेंज हो गई है। किससे? क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो गया। तो 0 ऑर्डर अगर आया आपका तो रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग, फर्स्ट ऑर्डर आया तो रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आया तो अलग। अब इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप बस इतनी सी बात याद कर लो, ये हालांकि आपकी बोर्ड की बात करूं तो 0 फर्स्ट ऑर्डर भी आएगा, सेकंड ऑर्डर आ सकता है, लेकिन जेई में तो कोई भी आ सकता है। अगर ये चीज आप याद कर लो, और मैं तो कहता हूं अगर आपको रेट लो स्टार्टिंग का ये भी याद है, तो अगर आपको ये याद है तो आप ऑटोमेटिकली खुद डिराइव कर सकते हो। आपको कोई भी किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां याद करा, जहां रट्टाफिकेशन किया, वहां आपसे गलती होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। समझ में आया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कि कैसे हम लोगों ने रेट कांस्टेंट की यूनिट को निकाला है? ये मैं बता चुका हूं। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात करूं तो जब 0 होगा तो n की वैल्यू 0 रखी थी हम लोगों ने, ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स बचा। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट वैल्यू डाली, मोल से मोल लीटर कटा, सेकेंड इनवर्स बच गया। अब पावर 2 आ गई है, पावर 2 आ गई है, तो इससे क्या होगा, सुनो, मोल पर लीटर सेकेंड। अब इसको 2 बार लिख दो, मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर। मोल पर एक ही बार तो कटा। अब ये मोल जब ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स बनेगा, ये लीटर इनवर्स बचा हुआ ऊपर जाएगा तो लीटर बचेगा, और सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स बचेगा। ये आपको चीजें समझ में, इस तरीके से हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल। फाइन। अब आपसे ये भी कर सकते हैं कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू देंगे
और डायरेक्ट आपको क्या निकालना है कि ये इस रिएक्शन का कौन सा ऑर्डर है। तो ये भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद इस वीडियो को आज हम यही खत्म करते हैं भाई कि हम लोगों ने रेट लो पढ़ लिया है, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया है, रेट लो में रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये आज के लिए बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का मेन कोर जिसे हम पार्ट बोलेंगे वो तो वहीं पे है, वहीं से मेजर न्यूमेरिकल्स आप लोगों के स्टार्ट होते हैं। तो उस वीडियो के लिए इंतजार करो, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वो पहले फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो को देख के रखना है। और अगर अभी तक आपको ये पूरी वीडियो जितना भी हम लोगों ने कंटेंट डाला हुआ है आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर करना है जिससे उनको भी इस चीज का प्रॉफिट मिल सके। फाइन, गर्मी बहुत हो रही है, पानी पीते रहो, कीप योरसेल्फ हाइड्रेट जिससे कोई भी इश्यूज ना आए आप लोगों को। और आप दूसरों के लिए भी करेंगे, आप एनिमल्स बर्ड्स के लिए भी इस चीज को जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच गाइज।